ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 9 बजे तक यानी 2 घंटे में 12.94% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मिर्जापुर में 14.93% और सबसे कम घोसी में 10.32% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 11.31% वोटिंग हो चुकी है। अधिक जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी घनश्याम। जिस तरह से वोटिंग परसेंट है वो एवरेज है, ना तो ज्यादा है ना कम है, लेकिन अब जिस तरह से सूर्य चढ़ रहा है और धूप तेज हो रही है, लोग क्या अब जो भीड़ पहले सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच रही, क्या वो कम हो रही है या उसी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं अभी भी पोलिंग बूथ? जरा लाइव देखिए दीपक, अगर हम बात करें कि यहाँ के मतदान को लेकर के मतदान जारी है, बदली है, थोड़ा सा उमस है, गर्मी है, पूरा यहाँ पे एटमॉस्फेयर पूरा गर्म है, लेकिन जो चिलचिलाती धूप था, जो सीधे तौर पे अटैक करता था धूप, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता था। 2 दर्जन से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में अभी तक मौत के आगोश में इस हीट स्ट्रोक के चलते हो चुके हैं। और खासतौर पर वो लोग जो लोग इस मतदान प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, यानी पोलिंग बूथ रवाना होने के पहले पोलिंग बूथ जो पार्टियां रवाना की गई, उस वक्त मिर्जापुर सोनभद्र में तो आफत बन करके ये धूप आ गई। और अभी की मौजूदा बात करें तो मौजूदा वक्त में थोड़ी सी व्यवस्थाएं ठीक की गई हैं। अब पहले ही कल जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज के मतदान को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस बार की चुनौती कहीं ज्यादा है, पिछले 6 चरण से ज्यादा इस बार की चुनौती है वो इस बात को लेकर के है कि हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ रहा है और जो धूप है वो लगातार बढ़ रही है। और ये नौतपा का जो ताप है वो आम जनजीवन को अस्त व्यस्त किए हुआ है। और इसी के साथ साथ जो ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारी है, होमगार्ड्स है, सिविलियंस है, जो भी तमाम लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों पर सीधे अटैक करा, चूंकि उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी की करने की जिम्मेदारी होती है। एक जगह से दूसरी जगह पे उनको इसी धूप में मूव करना होता है, तय वक्त पे मूव करना होता है, तय रूट पे मूव करना होता है। तो ऐसे में उनके ऊपर जो ये बंधक है, जो रूट को एग्जिट करने के लिए जो बंधन है, वो उनके लिए मौत के आफत बन करके उनके ऊपर बढ़ पड़ा। और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है कल मौत के आगोश में चले गए, उनकी मौत हो गई। और तमाम ऐसे लोग हैं जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में उनकी इलाज चल रही है। इसी के चलते अगर देखा जाए आज की जो स्थिति है, धूप चिलचिलाती धूप नहीं है, गर्मी उमस तो वैसे ही बना हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज भी वाराणसी की जो स्थिति रहेगी वो तकरीबन 44-45 डिग्री सेल्सियस रहेगी, यानी जो टेम्परेचर है उसमें कहीं भी कोई भी कमी होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर इस मतदान प्रतिशत की बात करें, 12.94% अभी तक, यानी तकरीबन 13% मतदान जो पिछले 6 चरण में सबसे ज्यादा शुरुआती 2 घंटे में मतदान इस चरण में हुआ, भले ही महज 0.20% ज्यादा हुआ है। तो ये थोड़ी सी तसल्ली वाली बातें हैं। लेकिन ये जो दोपहर की जो धूप है, जो उमस है, गर्मी है, वो मतदान प्रक्रिया को थोड़ा सा शिथिल कर रहा है, थोड़ा सा स्लो कर रहा है। उसके बावजूद और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि लोग देखिए, बुजुर्ग और तमाम जो परिवार के लोग हैं, पूरे परिवार के लोग यहाँ पे मतदान स्थल तक पहुंच रहे हैं, बूथ स्थल पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और लोग वहां पे जो है पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। वाराणसी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, तीसरी बार यहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी तकरीबन स्पेशल 100 और लगभग 12 से 13 हजार ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे जो यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से डेरा डाले हुए थे। उनका साफ तौर पे था कि जो वोट मार्जिन है, जो वोटरों की संख्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे थे, जिससे इनका टारगेट था कि 10 लाख से ज्यादा वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिलवा करके एक मानसिक स्तर पे बढ़ोतरी और आगामी इसी के जरिए जो आगामी जो चुनाव होना है, चाहे अन्य राज्यों के जो चुनाव होने हैं, उस पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। और यही कारण है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तमाम दर्जनों केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 से ज्यादा जनसभा और यहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन किए। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे डेरा डाले हुए थे। अमित शाह ने यहाँ की चुनाव प्रचार की कमान संभाली। स्पेशल 100 ने पूरी तरीके से, गुजरात से 3 लोग ऐसे लोग थे यहाँ पे जो यहाँ की चुनाव प्रबंधन की व्यवस्था देख रहे थे। तो ये कैसा है? मैम, आपने वोट डाल दिया? मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैम, आपने वोट डाल दिया? जी, डाल दिया। लेकिन क्या रहा, क्या मुद्दे रहे, क्या सोच करके वोट डाला? इस बार मतदान क्या 2019-2014 की तरह है कि इस बार कुछ बदला हुआ है? बदला हुआ है और मैंने मतदान अपना शिक्षा के लिए दिया है।
पढ़ाई लिखाई ठीक होनी चाहिए। जी शिक्षा बीएचयू तो वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में इसका नाम है। मेरा रिसर्च बीएचयू से ही चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि पहले से ही यहाँ की परिस्थितियाँ बदली हैं कि और बदलाव जरूरी है? बदलाव जरूरी है। अभी बदलाव किस तरीके का बदलाव आप चाहते हैं कि यहाँ पे? यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मोनोपोली चल रही है जो कि सही नहीं है, सब चीज़ वर्सेटाइल होना चाहिए। हाँ, मोनोपोली मतलब क्या, राजनीतिक दल का हस्तक्षेप है या फिर यहाँ की व्यवस्थाएं, इंटरनल व्यवस्थाएं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी चीज़ें जो उतनी बेहतर नहीं जितनी होनी चाहिए। क्या कारण क्या लगता है आपको? आप तो खुद स्कॉलर हैं तो आपको बेहतर पता होगा, क्या कारण है? कारण अब जो भी है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर उस चीज़ को जो है सुझाव नहीं दे रहे, नहीं उस चीज़ को ठीक कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो। तो अभी लग रहा है कि इस सरकार में, जो मौजूदा सरकार है, जो आने वाली सरकार है, वो इस बाबत सचेत होगा। उम्मीद करते हैं कि बदलाव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शिक्षा के लिए आपने वोट किया है। और दीपक, जाहिर बात है कि मैं एक पीछे की तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक और तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे मेरी मौजूदगी है। लंका का क्षेत्र है ये, और लंका में नरिया जो बूथ स्थल पे मेरी मौजूदगी है, और जस्ट मेरे पीछे मैं वाइल्ड करके दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है ये देखिए बीएचयू का गेट है। पूरे दुनिया भर के लोग, रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इसका नाम वर्ल्ड वाइड और टॉप के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो सांस्कृतिक रूप से, जो वैचारिक रूप से जो एक माहौल पैदा करते हैं, जो भारत का विश्व पटल पे एक नाम पैदा करते हैं, उसी वहीं पे मेरी मौजूदगी है वाराणसी में। यहाँ के छात्र देश और दुनिया में तमाम जगहों पे डंका बजाते हैं। यहाँ के जो स्कॉलर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तमाम जगहों पे जा करके वो वाराणसी बीएचयू के जरिए जो इस देश का नाम रोशन करते हैं। मेरी मौजूदगी वहीं पे, बड़ा ऐतिहासिक जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और अब देखिए कि ये दो युवा आ रहे हैं। आप वोट डाल करके आ रहे हैं? आए थोड़ा सा बात कर लेंगे हम आपसे। युवा है, युवाओं से बात करना बेहद जरूरी है। पहली बार वोट कर रहे हैं? दूसरी बार। पहली बार जब वोट करने आए होंगे, एक अलग एक्साइटमेंट रहती है, किसको वोट दे, कैसे वोट दो, क्या अच्छा रहेगा, क्या नहीं रहेगा। दोबारा तो एकदम मैच्योरिटी बढ़ जाती है। तो बदलाव हुआ उस सोच में बदलाव तो था, लेकिन अभी मैं ये बात बता नहीं सकता आपको कि वोट किसको दिया। नहीं, मुझे जानना भी नहीं है बदलाव। मैं सवाल, हाँ, बदलाव तो हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट और महंगाई और चीज़ें बढ़, आप जैसे समझिए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जिस हिसाब से कम हुआ है देश में, महंगाई हिसाब से बढ़ी है, उस हिसाब से तो बदलाव बनता है। पिछले बार तो ऐसा था कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ आए थे, तब तो हम सब यहाँ पे उनके पूरे सपोर्ट में थे। वो तो लहर टाइप का एकदम माहौल था, सब लोगों को। पिछली बार हुआ कि चलो ठीक है, एक बार में इतना टाइम नहीं होता, 5 साल एक चांस और देके देखते हैं। लेकिन इस बार जो टर्म आया, सेकंड टर्म, जो इस बार सोचने मजबूर कर दिया, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, 2014 में सोचा कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव की लहर थी, मोदी नाम की लहर थी। 2019 में 5 साल कम था, ये लगा कि इस बार देना चाहिए। इस बार सोचने पे आप मजबूर हो। ये इम्पैक्टली अगर देखा जाए तो इसका असर बनारस के अलावा पड़ेगा। बनारस पे पड़ेगा इसका असर। बनारस पे देखिए, अगर हम श्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गढ़ माना जाता है, गढ़ माना, बनारस में वो तो नहीं हार रहे हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। बनारस से तो वो नहीं हारेंगे, क्योंकि ये आप समझ रहे हैं कि जिसके नाम पे पूरे देश में लोग वोट ले रहे हैं, और नेता नरेंद्र मोदी के नाम पे सारे नेता वोट ले रहे हैं, वही अगर हार जाएगा तो ये तो। लेकिन राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने वहां से हरा दिया। उनके परिवार से प्रधानमंत्री निकलते थे, उनके घर से प्रधानमंत्री तय होते थे, फिर भी हरा दिया बीजेपी ने। अमेठी की बात कर रहे हैं, अमेठी की बात नहीं वो से। लेकिन ये तो है, यहाँ पे पता है राहुल गांधी का क्या, राहुल गांधी के में परिवर्तन तो दिखा है राहुल गांधी ने, लेकिन आप इंडिया, क्या ये परिवर्तन उस हाइप को छू पा रही है जिस हाइप पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमेज है? नहीं, उस हाइप की बात जो आप कह रहे हैं ना, कि देखिए एक लेवल पे राहुल गांधी अगर अकेले लड़ते तो एक पल को यहाँ का हर युवा होता है तो वो सोचता कि राहुल गांधी को वोट दे, क्योंकि वो एक्चुअली सेंसिबल बातें कुछ कर। बिल्कुल, महाराजगंज से प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आप तक आवाज आ रही है? प्रदीप, आप सुन पा रहे हैं? महाराजगंज में प्रदीप, किस प्रकार से वोटिंग चल रही है? कितने क्या लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? क्या कुछ जहन में उनके मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, या किसकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी है?
अभी मैं महाराजगंज जिले के निचलौल तहसील क्षेत्र में हूँ, सिकवा विधानसभा है, और यहाँ सुबह 6:30 बजे के करीब मतदान अभी तक 22% मतदान हो चुका है। यहाँ अगर मतदाता प्रत्याशियों की बात करें, पंकज चौधरी भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहीं परिंदा से कांग्रेस के विधायक इस समय गठबंधन के प्रत्याशी, और दोनों कांटे की टक्कर चल रही है, काफी लड़ाई है। मतदाता सुबह से एकदम लगातार लाइन में लगे हुए हैं और काफी उत्साह से यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। और ढेर सारी बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं पीछे की लाइन लगी हुई है और पुरुष महिला दोनों की लाइन लगी है। प्रदीप, कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी हैं इस चुनाव में? देखिए, जैसे यहाँ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी 9वीं बार चुनाव लड़ रहा है और 7वीं बार वो अगर जीतते हैं तो सांसद बनेंगे। विकास का मुद्दा तो भाजपा लेके चल ही रही थी, लेकिन यहाँ जो व्यवसायिक उद्योग धंधे हैं उसको लेकर ज्यादातर यहाँ लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री लेकिन उद्योग धंधों पर ज्यादा फोकस नहीं हो पाया, उसको लेकर ज्यादातर लोग नाराजगी दिखी है। और यहाँ बात करें तो भारत नेपाल बॉर्डर है, खुली सीमा है, ज्यादा तस्करी भी होती है बेरोजगारी की वजह से। और दूसरा यहाँ एक जगह है टापू के रूप में फौजी बर्मा क्षेत्र है, और फौजी बर्मा क्षेत्र में अभी तक सड़क नहीं बन पाई, उसको जोड़ा नहीं जा सका है, जिसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। यहाँ तक कि वहाँ के मतदाताओं ने कह दिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस तरह की बातें वहाँ चल रही थी। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से जैसे आपने बोला कि कुछ कुछ मुद्दे चाहे वो रोजगार को लेकर हो, तमाम मुद्दे यहाँ पर हावी हैं। माहौल अगर देखें, हवा किस ओर चलती दिखाई दे रही है? अभी बूथों पर घूमने के बाद ये लग रहा है कि अभी दोनों प्रत्याशियों का कांग्रेस और भाजपा की प्रत्याशी काफी फाइट कर रहा है। भाजपा की प्रत्याशी अभी उतने फाइट में नहीं है, उनका बोलबाला नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस लड़ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से 13 सीटों पर मुकाबला हो रहा है, 2 सीटें पहले बसपा के पास थी, बाकी सभी सीटें बीजेपी के पास थी, तो क्या इस बार ये कहा जा सकता है कि बीजेपी से कुछ सीटें छिन सकती हैं? जी बिल्कुल छिन सकती। पूर्वांचल में काफी लड़ाई है और भाजपा कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी के शिकार भी हो रहे हैं। जी, कैसी एंटी इनकम्बेंसी? क्या किसी और प्रत्याशी को यहाँ पर खड़ा किए जाने का विचार किया जा रहा था? रिपीट वही सांसद को कर दिया जो पहले थे, इस वजह से यहाँ पर ये हालात बन रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगातार उनको रिपीट किया जा रहा है। 9वीं बार वो प्रत्याशी है भाजपा से लगातार, और 6वीं बार सांसद रहे हैं, 7वीं बार सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लग रहा था कि कई प्रत्याशी थे फील्ड में, लग रहा था कि उनको रिप्लेस किया जाएगा। प्रदीप, जाति समीकरण की अगर बात करें तो जाति समीकरण क्या कुछ कह रहा है? किसके पक्ष में, किसके फेवर में जा रहा है? जाति समीकरण की बात करें सर तो 2 प्रत्याशी जो कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशी चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं, और पहले कुर्मी जाति में केवल एक प्रत्याशी भाजपा में थे और एक पक्ष में वोट पड़ता था, लेकिन इस बार कुर्मी जातियों का जो दलित वर्ग है वो दलित वर्ग भाजपा के साथ जुड़ रहा था बसपा को छोड़ के, लेकिन इस बार कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ जाता दिख रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। अपडेट लेते रहेंगे आपसे, नजर बनाए रखिएगा। और आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक 12.94% वोटिंग हो चुकी है। लगातार कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और आज अंतिम चरण है उत्तर प्रदेश में, जब 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस पर लगातार धुआंधार हर सीट पर प्रचार किया गया। अब आज वोटिंग में कई दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है और आप इन तस्वीरों को भी देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह ही 7 बजे तकरीबन वोट डालने पहुंच गए थे और लगातार यहां पर वोटिंग जारी है। कहीं से कोई भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 9 बजे तक यानी 2 घंटे में 12.94% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मिर्जापुर में 14.93% वोटिंग हुई है, जहां से अनुप्रिया पटेल हैं और बीजेपी की तरफ से, और सबसे कम घोसी में 10.32% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 11.31% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा
14.35% वोटिंग हिमाचल प्रदेश में और सबसे कम 7.69% वोटिंग उड़ीसा में हुई है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए लाइव घनश्याम निशान चौरसिया। घनश्याम, जिस तरह से जो युवा देखे और जिनसे आपने बात की, ऐसे कई लोगों से बात की, पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के या बीजेपी के कामों में कमियां निकाल रहे हैं, वो खुश नहीं है। ये पहले जो आंकड़ा कह सकते थे कि 10 में से 7 था, लेकिन इस बार 50-50 देखने को मिल रहा है कि अगर 10 में से 5 लोग ये कह रहे हैं कि कुछ बदलाव इस बार होना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी सरकार और कुछ परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए। घनश्याम, घनश्याम आप तक आवाज आ रही है? हम हमारे सहयोगी घनश्याम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता दें कि लगातार आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत अच्छा जा रहा है, लेकिन हाँ जैसे जैसे तपिश बढ़ेगी वोटिंग परसेंट कम होगा। और हमारे साथ जुड़ गए फिर से घनश्याम निशान चौरसिया बनारस से लाइव। घनश्याम, जिस तरह से देखें इस बार पिछली 2 दफा के देखें हम, जब कोई भी युवा या किसी बुजुर्ग या महिला से बात करते थे तो सिर्फ एक ही रेट लगाए रखता था, लेकिन इस बार हम देखें तो लोग बीजेपी सरकार के कामों में कमियां निकाल रही हैं। 10 लोगों से बात करते हैं, उसमें से 5 लोग ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन फिर एक बात और भी कहते हैं दीपक कि यहाँ पे परिवर्तन संभव नहीं है, यहाँ पे आएगा भी। रास्ता चश्मोचस की स्थिति है यहाँ की। चश्मोचस की स्थिति के अलावा ये भी बता उसके पहले थोड़ी दूसरी बात करेंगे। एक फिर बता रहे हैं जैसे पिछला आए हुए मतदान करके इसी मतदान स्थल पे मैं इनसे जरूर बात करूंगा क्योंकि ये जो प्रयास है ये जो प्रयास की सराहना की जानी चाहिए और प्रयास को लेकर के बधाई भी दी जानी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप मतदान करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए? इससे पहले भी वो किए थे ना, हमेशा करते हैं। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं और आप विकलांग होते हुए भी मतदान करने के लिए आएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बताइए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, मतदान करना जरूरी भाई, सबको करना चाहिए। लोग घरों से बाहर निकले, घर से बाहर निकले। क्या सोच करके हम मतदान करने के लिए आए? क्या बनना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए बनारस में? काम बनना बढ़िया होना चाहिए, बनारस का हर चीज बढ़िया होना चाहिए। पहले तो कुछ बदला है हमको योजना भी मिला है। क्या मिला? ये साइकिल? अच्छा, ये साइकिल में तुमको सरकार ने दी है? अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है इस प्रकार में? वो जानने के लिए जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये दिव्यांग है और दिव्यांगता के बावजूद यहाँ पे खूब तक आए हैं। आने वाली एक बात किसको चुने, किसको वो पसंद करता है, किसको भी पसंद करता है। और जिसकी बात की आपने अब दीपक, आप मैं उससे चर्चा करना चाहूंगा कि मैं ये बातें मैं आप ही से एक बात करूंगा
भगवा प्रतिभराए हुए ज्ञानवासी मामले में एक पैरोकार प्रतिकार रहे हैं। आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असर है वो सिर्फ यही तमाम देश को ऐसा लगता है बदलाव वह है विकास की गतिविधियों से आपको अंतिम चरण है, आपको कैद हो जाएंगे सारे लोग, आपको पिटारा चांस देखिए जो भाजपा के विरोध में बात तमाम ऐसे लोग हैं ना, संतोष जी ने यहाँ पे परिश्रम था, तमाम लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को वोट करके आई हूँ, मैं बीजेपी को वोट करूंगी मरते दम पर, लेकिन हमें रोजगार की जरूरत है, हमारे बच्चों का भविष्य भी बहुत जरूरत है। देखिए रोजगार की जरूरत है, रोजगार को नए तरीके से लोगों को समझना पड़ेगा। क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है? अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार होती है तब तो संभव नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान को रोजगार दिया जाए। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जो आज बूम आया है, जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर पर लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, क्या वो रोजगार नहीं है? सब रोजगार है। तो ये सब रोजगार के सीमा में आता है। आज जो विपक्ष है ना, आपके विपक्ष ने कहा कि हम अगस्त पार करते करते 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। युवा जो है टूट पड़ा, कह रहा हमको नौकरी चाहिए। सब ठीक है, सब जो हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन हमें नौकरी नहीं। देखिए ये सब चुनावी स्टंट है। 20 लाख लोग को नौकरी देंगे, कहाँ से सरकारी नौकरी? 2 करोड़ का वादा कोई घर भी था, 2 करोड़ का वादा था, चल रहा है, चीजें आ रही हैं, आपके सामने आ रही हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। 2 करोड़ दे सकते हैं और 4 सृजन कर सकते हैं, तो वो 30 लाख क्यों नहीं कर सकते? जो सरकारी वो कहते हो कह रहे हैं कि सरकारी विभागों में इसमें पद रिक्त है, उनसे तो हमको भरना है, हमको कुछ करना थोड़ी नहीं, हम बात भर देंगे। वो पद भरे जा रहे हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हर जगह भर्ती हो रही है, रेलवे में भर्ती हो रही है, अध्यापकों की भर्ती हो रही है, आईटी सेक्टर में भर्ती हो रही है। हाँ ठीक है, इस बार बीच मौसम की नहीं रही। अगर स्पष्टवादिता की बात करें, इस बार जो विपक्ष जाति के घेराबंदी बोलाबंदी थी, रोजगार विकास को लेकर के तो आप लोगों के पास एक लंबा झगड़ा है जो पकड़ देते हैं, लेकिन आप तो मुद्दे रहे हैं, तो उस मुद्दों पे जाने से जनता के बीच में कुछ इस बात एक्टिव सही नहीं है। थोड़ा बहुत स्पष्ट रूप से आपको कि जो 70 साल में देश की स्थिति रही देखा है, और ये 10 साल इनको मोदी जी को कार्यकाल मिला, 10 साल के कार्यकाल में आज विकास उनकी ओर दिखाई पड़ रहा है। किसी भी क्षेत्र को वो आप सर्च करेंगे, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र को देखेंगे, काशी को देखिए, काशी में चिकित्सा के क्षेत्र में अब कैंसर खुल चुका है, गोवांचल के सभी लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। यहाँ नए स्टेडियम को बनाया जा रहा है, दिगरा स्टेडियम जो पुराना था उसको रिनोवेट किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से रिनोवेट किया गया, उसका फर्क पड़ रहा है, कॉरिडोर का फर्क पड़ रहा है। फिर यहाँ की रोडें जो चलने के काबिल नहीं हुआ करती थी, आज उनकी चौड़ाई बढ़ गई है, आज रोडें स्मूथ हो गई हैं, जगह जगह फ्लाईओवर बन गए हैं, इनकी वजह से विकास के बारे में तो कोई मना कर ही नहीं सकता है। एक अंदाज ये रोजगार बढ़ाएंगे, वहाँ रोजगार मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है कि बढ़ाएंगे? रोजगार मिल रहा है, रोजगार बढ़ाया भी जाएगा और बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। लेकिन मेरी टीम जनता से अपील है और सबसे अपील है कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार मत समझे। ठीक है। एक और अंतिम सवाल करेंगे आपसे जुड़ा हुआ, अंतिम सवाल जो हमने प्रस्तुत कर ज्ञानवापी प्रकरण पे क्या करें? ज्ञानवापी वाराणसी का मुद्दा है, वाराणसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में साधा। उन्होंने कहा कि और रातों रात जिन तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश मंत्री योगी आदित्यनाथ के जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया उनके अधिकारियों के द्वारा, उसको लेकर के प्रचार का मुद्दा बना। लोगों ने कहा कि नंदी जी की मांग थी, नंदी जी ने कहा और हमने रात को ही बैरिकेडिंग करवा कोर्ट का हालांकि आदेश था, उसका क्या चाहे लोकल कमीशन हुआ यहाँ पे, क्योंकि SI की जांच पूर्ण नहीं है, मैं समझता हूँ 20 से 25% तक जांच हुई है, लेकिन हम सनातनियों के सबूत, मंदिर होने के सबूत वहाँ पे मिले हैं, और ये कोर्ट में मामला है
और हम समझते हैं आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हमको फैसला मिल जाएगा। लेकिन इस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कुछ तथाकथित लोग जो मुकदमे के मालिक बनना चाहते हैं, बनने के बाद आपने आंतरिक लड़ाई लड़ करके रिजोर्ट को नहीं करते ज्ञानवासी मुकदमा। मैं कह रहा हूँ, आज मैं ये समझ रहा हूँ, जैसे जब मैं ज्ञानवासी की लड़ाई में आगे आया तो मुझे आज समझ में आ रहा है कि 500 साल से राम मंदिर को मिलने में क्यों लगा। तो ये थोड़ा सा अंदर खाने के टकराव है लोगों का लेकर के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्रबुद्ध जन है काशी के और हमारे देश के, वो इन चीजों को समझ रहे हैं और न्यायालय भी इन चीजों को समझ रही है। आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हम सनातनियों के पक्ष में फैसला आएगा। बिल्कुल संतोष जी, बात करने के लिए आप ज्ञानवासी मुद्दों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं माफी मतदान कर दिया, क्या करती हैं मैम? मैं डॉक्टर मनीषा शुक्ला, एडिटर इन चीफ हूँ इंटरनेशनल जर्नल। पास में ही रहती हूँ, हमेशा मतदान के लिए आ जाती हूँ। अब आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपसे बिल्कुल समझने की कोशिश करूंगा इस वाराणसी के सीट और वाराणसी के जरिए आसपास के जिलों पे कितना इफेक्ट रहेगा, क्या प्रभाव आप अंतिम चरण है मैडम? मैं आपको एक बात बताऊँ, गिरने वाले भी मोदी जी को ही वोट ये सवेरे से हम लोगों ने देखा, ये एज ए जर्नलिस्ट ये बड़ा टफ है बात करना। अगर मोदी जी के बारे में कोई बात कर रहा हो, एक भी निगेटिव करे तो जो मोदी जी का प्रशंसा का लड़ बढ़ बैठता है, पर कोई ये नहीं जानता कि जो कमियां निकालता है और इसलिए निकालता है कि ये पार्टी में और सुधार हो और अच्छाई हो। ये तो हम लोग तो यहाँ रहते हुए मोदी जी को जितनी यात्राएं की है 10 साल तक, मैं पूरी देखती हूँ, बगल में रहती हूँ। एक चीज मैं देखती हूँ कि जैसे उनकी यात्राएं होती हैं तो यात्राओं के दौरान जो है एरिया की जनसंख्या को लगभग 1 लाख। बिल्कुल घनश्याम, थोड़ा तकनीकी असुविधा के कारण थोड़ा सा आवाज आपकी दर्शकों तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।